नमस्कार, एबीपी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास भदौरिया। लगातार हम अपडेट दे रहे हैं आपको उपचुनाव से जुड़े हुए 3 लोकसभा और 29 विधानसभा चुनाव का अपडेट लगातार आपकी स्क्रीन पर है। कौन सा कैंडिडेट जीत रहा है, कौन आगे चल रहा है, किस लोकसभा पर बीजेपी ने अपना झंडा बुलंद रखा है और किस सीट को वो अभी पिछड़ती दिखाई दे रही है। सारा अपडेट सिर्फ एबीपी न्यूज पर। सबसे तेज इस उपचुनाव के नतीजे। तो विधानसभा की 29 सीटें हैं जिस पर उपचुनाव और उसके नतीजे बस जैसे ही आएंगे सबसे पहले आप देखेंगे। और 3 लोकसभा की सीटें भी हैं। कहीं किसी की प्रतिष्ठा का सवाल है तो कहीं किसी की साख दांव पर लगी है। कहां कौन आगे कौन पीछे, इन तमाम बातों की जानकारी एबीपी न्यूज पर हम देंगे। साथ ही इन चुनावों का, इन नतीजों का विश्लेषण भी हम लगातार कर रहे हैं कि आखिर इनके मायने क्या हैं अगर यहां पर इस तरह के नतीजे सामने आते हैं तो। और कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन अभी हमारे साथ हिंदुस्तान के प्रधान संपादक शशि शेखर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है सर आपका, गुड मॉर्निंग। शुरुआत में इसी खबर के साथ, इसी सवाल के साथ कर लेती हूं कि इन उपचुनावों को आप किस तरह से देख रहे हैं, आपका नजरिया क्या कहता है। बहुत सारे सवाल इसको लेकर उठ रहे हैं कि क्या होगा या क्या नहीं, लेकिन आपकी नजर में ये उपचुनाव और इसके नतीजे क्या कहते हैं। शिरीन, ये एक ऐसा समय है जब राजनीति को राजनीतिज्ञों ने बहुत संवेदनशील और बहुत ज़्यादा प्रचारित बना दिया है। तो हालत ये हो गई है कि हर समय हम देश में राजनीति की चर्चा करते हैं और ऐसे में जब म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शंस पर चर्चा होती हो तो ये तो बाईपोल्स हैं। इसमें लोकसभा की सीटों का भी भले एक ही हो, लेकिन लोकसभा की सीटों का भी हिसाब किताब होना है, विधानसभा की सीटों का भी होना है और ये सार्वदेशिक है। इस पर बीजेपी की इज्जत भी दांव पर लगी हुई है, इस पर कांग्रेस की इज्जत भी दांव पर लगी हुई है, इस पर आरजेडी और जेडीयू की इज्जत भी दांव पर लगी हुई है, इसमें तृणमूल की इज्जत भी दांव पर लगी हुई है। और चूंकि अब हम 2024 की ओर खराबा खिसक रहे हैं और उत्तर प्रदेश के चुनाव बहुत ज़्यादा रोचक और बहुत ज़्यादा रोमांचक हो रहे हैं, तो ऐसे में ये उपचुनाव यकीनन उत्कंठा और जिज्ञासाएं पैदा करते हैं। तो हम खैर मकदम करें चुनावों के रिजल्ट का। लेकिन शशि शेखर जी, ये चुनाव खास अहम इसलिए भी हैं क्योंकि एक तो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले हो रहे हैं, दूसरा कोरोना काल के बाद ये पहले बड़े चुनाव हैं जिसमें इतने कई राज्यों में एक साथ उपचुनाव हो रहे हैं। उसके अलावा किसान आंदोलन से लेकर पेट्रोल डीजल के दाम, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनकी रोज़ चर्चा होती है। क्या ये माना जाए कि इन चुनावों को बजाय आप लोकल अफेयर्स माने, उसके बजाय आप इनको ये माने कि जो राष्ट्रीय मसले हैं, राष्ट्रीय मुद्दे हैं, उन पर भी इस पर वोट गिरेगा? देखिए, गिरना तो चाहिए। मैं कल पूर्वांचल से मैं था और मैं बहुत से लोगों से वहाँ पर मिला उन 2 दिनों में। हर एक ज़िले से लोग आए थे वहाँ पर और मैं कुछ चीज़ें बड़े चकित भाव से देख रहा था। महंगाई, परेशान सब हैं, उतना बड़ा मुद्दा नहीं बन रहा चुनाव में, अभी तक कोई नहीं बना पाया। इसी के साथ साथ जिन कोरोना, लगता है जैसे लोग भूल ही गए हैं। मास्क लगाना लोगों ने बंद कर दिया है, पूरे के पूरे बाजार भरे हुए हैं और ऐसे में मुझे लगता है कि चुनाव फिर अपनी पुरानी गति पर, पुराने मुद्दों पर लौट गए हैं। और आपने भी जो अपनी ओपनिंग सेंटेंस बोला था इस बुलेटिन का कि एनडीए आगे चल रही है अभी तक के रुझान में, ये अभी तक के रुझान है। इस राह में भी कई मोड़ हैं, अभी बहुत सी चीज़ें आएंगी जाएंगी, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है विकास, कि चुनाव जिन मुद्दों पर लड़े जाने चाहिए उन मुद्दों पर नहीं लड़े जा रहे, उन मुद्दों पर नहीं लड़े जाते हैं। तो ये बिल्कुल साफ है। मैं मैदान से लौट कर आया हूँ और मैं इस चीज़ को बिल्कुल फील कर रहा हूँ। तो ये चुनाव लोकल इश्यूज़ पर ही लड़े जाएंगे और उसमें छोका लगाते रहते हैं क्योंकि नेता को 40-45 मिनट भाषण देना है। कोई पाकिस्तान की बात करता है, कोई महंगाई की बात करता है, कोई किसी की बात करता है, कोई किसी की बात करता है। लेकिन जो रेलेवेंट मुद्दे हैं, यदि उन पर चुनाव होने लगे तो भारतीय लोकतंत्र संसार का सबसे मजबूत लोकतंत्र बन जाएगा।
ठीक है सर, आप रहिए हमारे साथ लगातार, क्योंकि ये चर्चा बेहद खास है, इसे हम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन एक अपडेट दे देते हैं, क्योंकि आप देखिए रुझान भी लगातार आ रहे हैं। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश से खबर इस वक्त ये आ रही है कि यहाँ विधानसभा की 3 सीटों पर जो उपचुनाव हुए वहां पर बीजेपी आगे चल रही है, और एमपी और हिमाचल की लोकसभा सीटों पर भी बीजेपी आगे है। एमपी की 3 विधानसभा सीटों पर जहां उपचुनाव हुए बीजेपी के उम्मीदवार फिलहाल आगे चल रहे हैं। पश्चिम बंगाल का अपडेट यह है कि 4 विधानसभा सीटें हैं और इन 4 विधानसभा सीटों पर टीएमसी आगे चल रही है। असम की 5 विधानसभा सीटों के नतीजे आ रहे हैं जहां एनडीए आगे है। तो ये कुल मिलाकर अब रुझान जो आने शुरू हो गए हैं, कौन आगे कौन पीछे उसकी जानकारी। दादर नगर हवेली लोकसभा सीट से दिलचस्प खबर ये कि यहां पर शिवसेना का उम्मीदवार आगे चल रहा है। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी फिलहाल यही, क्योंकि अब ये रुझान आने शुरू हो गए हैं। और मैं इन्हीं रुझानों पर शशि शेखर जी चाहूंगी आपका क्या प्रतिक्रिया है, क्योंकि आप कह रहे थे कि एनडीए आगे चल रही है। अभी ये रुझान सही, लेकिन एक अच्छी खबर एनडीए के लिए। और दादर नगर हवेली का भी मैं आपसे यहां पर जिक्र करना चाहूंगी, शिवसेना आगे है यहां से। देखिए शिरीन, आपका सवाल, मैं जो इससे पहले विकास के सवाल का जवाब दे रहा था, देखिए इससे 2 बातें तय हो गई। उपचुनावों में एक कहावत है आमतौर पर कि जो सत्ता में होता है उसकी बन आती है और आमतौर पर वही जीतता है। ये जरूरी नहीं है, लेकिन ऐसा कहावत है, ऐसा कहा जाता है। आप जरा ये देख लीजिए, जिन मुद्दों की हम बात कर रहे थे स्टूडियो में, वो तो सारे के सारे गौण हो गए, और जहाँ जहाँ जिसकी सत्ता है वही आगे चल रहा है। अब बात दादर नगर हवेली की। शिवसेना कोई पार्टी है, राजनीतिक पार्टी है, एक विचारधारा है उसकी, लेकिन महाराष्ट्र से बाहर अगर वो खाता खोल रही है तो मुझे भारतीय राजनीति में कुछ नए तरीके के नक्षत्र कौंधते नजर आते हैं। आम आदमी पार्टी दिल्ली से बाहर जाकर खाता खोल रही है तमाम जगहों पर, तृणमूल अपने पैर बाहर पसार रही है, और शिवसेना पहली बार अपने प्रदेश से बाहर निकलकर किसी एक छोटे से लोकसभा क्षेत्र से वो अगर आगे चल रहे हैं और अगर जीत लेते हैं तो आप ये जान लीजिए कि विचारधाराओं के अंदर जो आपस की खटपट होती है, उन खटपटों का अब दूसरे लोग लाभ उठाने लगे हैं। जो जॉइंट पार्टियां हैं कांग्रेस और बीजेपी, उनसे अलग हटकर भी लोग फैसले करने लगे हैं उन्हीं विचारधाराओं में, लोकल इश्यूज और लोकल अपनी पसंदों और नापसंदों के साथ। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। अनडाउटेडली भारतीय राजनीति में मुझे कुछ नए ट्रेंड्स उभरते दिख रहे हैं, और 2024 में विकास और शीरीन इसका बहुत बड़ा असर दिखाई पड़ेगा। जी शशि शेखर जी, मैं एक थोड़ा छोटा सा अपडेट आपको दे देता हूं। 29 विधानसभा सीटों में से अभी 13 पर एनडीए आगे चल रही है, 5 पर कांग्रेस आगे चल रही है और 8 सीटों पर अन्य आगे चल रहे हैं। इसके अलावा जो लोकसभा सीटों की बात करें तो 3 लोकसभा सीटों में से 2 पर एनडीए आगे बीजेपी आगे चल रही है और 1 पर शिवसेना आगे चल रही है। अभी छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, इस अपडेट के साथ वापस लौट के आएंगे। शशि शेखर जी से समझेंगे कि इन विधानसभा चुनाव में ऐसा क्यों दिख रहा है कि जिसकी जहां सरकार उसकी सत्ता फिर बरकरार। कुल मिलाकर जो विधानसभा उपचुनावों का अपडेट है उसमें 14 सीटों पर अभी तक एनडीए आगे चल रहा है, जबकि 3 लोकसभा में से 2 लोकसभा सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, 1 पर शिवसेना आगे चल रही है। तो इस अपडेट के साथ ही हम आपको बिहार का भी अपडेट दे देते हैं। बिहार की कुशेश्वर स्थान सीट से जेडीयू आगे चल रही है, जबकि बिहार की तारापुर सीट से आरजेडी आगे चल रही है। दोनों सीटें जेडीयू के पास थी, लेकिन अब तारापुर सीट से आरजेडी आगे हो गई है, कुशेश्वर स्थान सीट से जेडीयू आगे है। तो देखिए लगातार जो रुझान है वो बार बार बदल रहे हैं। पहले कुशेश्वर स्थान सीट से आरजेडी आगे थी, लेकिन अब यहाँ से जेडीयू आगे हो गई और तारापुर सीट से आरजेडी आगे आती दिखाई दे रही है। शशि शेखर साहब हमारे साथ बने हुए हैं। शशि शेखर जी, बिहार में भी जो रुझान है वो बार बार पलट रहे हैं। लोग, जो वोटर है वो अपने अपने मुद्दों को लेकर वोट कर रहा है। विकास, बिहार पर ही मेरी भी सबसे ज़्यादा नज़र थी, क्योंकि बाकी जगह के रिजल्ट मुझे कुछ अंदाज था कि ऐसे ही आएंगे। बिहार में जो ये कांटे की टक्कर दिख रही है, ये कांटे की टक्कर इनफैक्ट वही टक्कर है जो इस समय पटना के अड़े मार्ग की पर कब्जे को लेकर लड़ी जा रही है। और जो सबसे आश्चर्यजनक बात है कि नीतीश कुमार, जो कि एक बहुत सीजन्ड लीडर हैं देश के और जिन्होंने लोकप्रियता का चरम छुआ था, उनके रहते हुए तेजस्वी यादव आज उनके या तो पैरेलल खड़े हो गए हैं और उनके प्रशंसक मानते हैं कि उनसे आगे चले गए हैं।
तेजस्वी के पास तमाम तरह के बैगेज है। उनके पास एक प्रशासन के लंबे दौर का बैगेज है जिसमें उनकी हिस्सेदारी नहीं थी, वो बच्चे थे तब, लेकिन उनके ऊपर वो दबाव बहुत सारे हैं। नीतीश कुमार पर ऐसे कोई दबाव नहीं है, लेकिन चूंकि वो लंबे समय से सत्ता में है और लंबे समय से सत्ता में रहने की वजह से कुछ एंटी इनकम्बेंसी का बैगेज उनके ऊपर भी आता है। तो बिहार में एक बुरी तरह की बेचैनी और कुलबुलाहट है। उस बेचैनी और कुलबुलाहट पर जातियां हावी होंगी, इस तरह के समीकरण हावी होंगे, या बिहार वाकई बदलाव की कोई इबारत लिखने जा रहा है, इसके लिए हमें कुछ घंटे इंतजार जरूर करना चाहिए। विकास, अच्छा सर, एक छोटा सा सवाल, लालू यादव की एंट्री हुई है, चुनाव प्रचार उन्होंने भी किया, क्या इसका असर कोई पड़ता हुआ दिख रहा है? हाँ, लालू यादव की अपनी एक लीगेसी है, लालू यादव की अपनी फैन फॉलोइंग है और उनका एक बात करने का अंदाज है, तो लालू यादव का असर पड़ता दिखता है। यहाँ एक और चीज़ जो देखने वाली है कि बहुत सालों बाद पहली बार कांग्रेस ने वहाँ पर उम्मीदवार खड़े किए हैं। कांग्रेस को कितने वोट मिल रहे हैं और कांग्रेस जो वोट पा रही है वो किसके खाते से उसके खाते में आ रहे हैं? आरजेडी के खाते से आ रहे हैं या उसने वो सवर्ण वोट काट लिया जो कि जेडीयू को बरास्ता बीजेपी मिलने वाले थे? तो ये बहुत गौरतलब है। और आप एक बात जान लीजिए शीरीन, इसका असर उत्तर प्रदेश के इलेक्शन पर भी पड़ने जा रहा है। प्रियंका गांधी जिस तरह सक्रिय हैं, बिहार में तो कोई उस तरह सक्रिय नहीं था, लेकिन अगर वो वोट काटती है तो किसके वोट काटेगी? ये $1 मिलियन क्वेश्चन है जिसका कुछ आभास हमें इन 2 विधानसभा सीटों से मिलने जा रहा है। बिल्कुल शशि शेखर जी, और हमारी नज़र इस बात पर भी है कि एलजेपी भी इस बार वोट काट रही है, तो वो किसका काट रही है? क्या वो जेडीयू को एक बार फिर से पिछले विधानसभा चुनाव की तरह नुकसान ही देगी? तो चुनाव पर लगातार पैनी नज़र एबीपी न्यूज़ सबसे तेज रुझान और नतीजे आपके साथ लेके आ रहा है, आपके सामने लेके आ रहा है। स्क्रीन पर नज़र बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया शशि शेखर जी एबीपी न्यूज़ से जुड़ने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।